नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक व्यास आदिशक्ति IAS अकेडमी में आज एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस भाग में हम संवैधानिक विकास यात्रा में 1833 का चार्टर अधिनियम तथा 1853 का चार्टर अधिनियम समझेंगे। मैंने इससे पहले अपनी संवैधानिक विकास की यात्रा के भाग 1 और भाग 2 के वीडियो पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। जिसे भी समझना हो, जिस भी एस्पिरेंट को उसे समझना हो तो वो पहले आदिशक्ति IAS अकेडमी के चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब करें और संवैधानिक विकास की यात्रा के भाग 1 और भाग 2 को वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश संसद ने बार बार बदलाव न करते हुए प्रत्येक 20 साल में अधिनियमों को बनाना प्रारंभ किया। इसी के तहत मैंने कल आपको चार्टर्ड कानून 1793 और चार्टर्ड अधिनियम 1813 को बताया था। इसी क्रम में आगे जो तीसरा चार्टर्ड आया, जिसे हम 1833 का चार्टर्ड अधिनियम कहते हैं, इसे हम आज समझते हैं। इसके तहत कई सारी विभिन्न व्यवस्थाएं की गई जिन्होंने मील का पत्थर कार्य किया, या हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संसद के केंद्रीकरण की व्यवस्था या ब्रिटिश प्रशासन के केंद्रीकरण की व्यवस्था की नींव इसी 1833 के चार्टर्ड अधिनियम से प्राप्त हुई। चलिए तो हम बिना समय गवाए इसे धीरे धीरे समझते हैं कि किस प्रकार 1833 का चार्टर्ड अधिनियम बना और उसमें क्या क्या मुख्य प्रावधान किए गए जिन्होंने हमारे भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण कदम या एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। तो फर्स्ट आप पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे मैं पॉइंट करते हुए जाता हूँ। 1813 का जो चार्टर्ड अधिनियम था, इसकी अवधि 20 वर्ष के पश्चात सन 1833 को समाप्त हुई और 1833 में एक नया चार्टर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे चार्टर्ड अधिनियम 1833 कहा गया। इसके तहत सबसे पहले क्या किया गया, तो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक अधिकार चल रहा था, उस एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, व्यापारिक एक अधिकार को, तथा संपूर्ण ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में व्यापार करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया कि अब कोई भी ब्रिटिश नागरिक भारत में स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता है। इसके अतिरिक्त क्या किया गया, इसके अतिरिक्त जो व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त करने के पश्चात, क्योंकि व्यापारिक एक अधिकार तो चार्टर्ड अधिनियम 1813 में भी समाप्त किया गया था, इसके साथ साथ एक प्रावधान ये भी कर दिया गया कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है पूर्ण रूप से वह व्यापारिक स्वरूप उसका खत्म कर दिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापारिक कंपनी नहीं होगी, वह एक प्रशासनिक इकाई होगी जो ब्रिटिश संसद के अधीन कार्य करेगी। इसके तहत आप देख सकते हैं कि इस अधिनियम का उद्देश्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त करना था। इसे सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है, ये कई बार क्वेश्चन आया है, इसे सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। तो इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया एवं कंपनी को पूर्ण रूप से प्रशासनिक इकाई बना दिया गया और इसकी अवधि 20 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी प्रकार का व्यापारिक कार्य नहीं करेगी, उसका कार्य केवल भारत में संसद के अधीन शासन करना था। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया और उसकी शक्तियों में असीमित वृद्धि कर दी गई। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इस तरह हम देखते हैं कि हमारे पास भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक आते हैं, जिन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया, दास प्रथा का उन्मूलन किया। आगे जाके आप देखते हैं राजा राम मोहन के सहयोग से सती प्रथा का उन्मूलन में भी इन्होंने ही किया। इसके अतिरिक्त आप देखें तो इस कानून के तहत भारत के गवर्नर जनरल को कानून बनाने का भारत क्षेत्र में असीमित अधिकार प्राप्त हो गया। इसी के तहत 1833 के चार्टर अधिनियम को लागू करते हुए ब्रिटिश संसद ने एक और प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव क्या था? यह प्रस्ताव यह था कि क्यों ना भारत में प्रशासन करने के लिए भारत में एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए, जो सिविल सेवा परीक्षा होगी। किंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण वह प्रस्ताव पारित न हुआ। किंतु उस प्रस्ताव के कारण भारत में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति की नींव डली, जिसे हम वुड डिस्पैच भी कहते हैं, या भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसके कारण क्या हुआ कि 1833 में आप ये लास्ट पॉइंट देखें कि 1833 के
अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों के चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन का प्रारंभ करने का प्रयास किया गया, किंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस संबंधित प्रावधान को प्रारंभ नहीं किया जा सका। किंतु 1853 जो इसके बाद 20 साल बाद जो अधिनियम आया, ब्रिटिश संसद ने पूर्ण रूप से उसमें रूपरेखा बनाई तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो सिविल सेवा परीक्षा में भारतीयों को भाग लेने के लिए विरोध कर रहे थे या भारत में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने का विरोध कर रहे थे, उनकी पूर्ण शक्तियां छीन ली गई। और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की शक्तियां छीन ली गई, तो ब्रिटिश संसद ने बिना किसी विरोध के भारत में सिविल सेवा परीक्षा आयोजन करना प्रारंभ किया और इसके लिए मैकाले शिक्षा पद्धति को पहले भारत में प्रचलित किया गया। तो चलिए आगे हम 1853 के चार्टर अधिनियम में देखते हैं कि किस प्रकार भारत में सिविल सेवा परीक्षाओं का प्रारंभ हुआ। यहाँ आप देखें, इस प्रावधान के तहत 1833 में और क्या प्रावधान किए गए, तो यहाँ आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि अब अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र के ही भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति प्रदान की गई थी। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी से कहीं भी किसी को परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं थी। कोई भी ब्रिटिश नागरिक बिना ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुमति के ब्रिटिश संसद के कानून के तहत भारत में कहीं भी अपनी भूमि खरीद सकता था, कहीं भी उद्योग स्थापित कर सकता, किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकता था। इसका आगे जाके यह प्रभाव या परिणाम हमें देखने को मिला कि भारत में जो नवीन उद्योग स्थापित हुए, भारत में नए जो चाय के बागान लगे, कॉफ़ी के बागान लगे, रबर के बागान लगे, उन पे अधिक से अधिक पूंजीपति जो थे वो ब्रिटिशर्स थे। आगे देखें, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी, पुनः उसे सुधारा गया और 4 कर दिया गया। अब यहाँ जो चौथा सदस्य शामिल किया गया है वो मुख्य रूप से विधि सदस्य था, मतलब कानून बनाने में विशेषज्ञ, नियम बनाने में विशेषज्ञ, वो ही चौथा सदस्य था। तो यहाँ चौथे सदस्य के हम रूप में देखते हैं कि विधि सदस्य के रूप में शामिल होने वाला पहला व्यक्ति लॉर्ड मैकाले थे। ये कई बार क्वेश्चन आया है। लॉर्ड मैकाले भारत में शिक्षा पद्धति के जनक भी आप बोल सकते हैं। मैग्ना कार्टा बोलते हैं जिसे शिक्षा का, और वुड डिस्पैच जिन्होंने दिया, तो ये लॉर्ड मैकाले। आगे आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संदर्भ में संपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए एवं गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए ही एक ही बजट बनाने का निर्णय दिया गया, क्योंकि अभी तक बंगाल प्रेसिडेंसी अलग थी, मद्रास प्रेसिडेंसी अलग थी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी अलग थी। तो तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए बजट अलग अलग बनता था। किंतु जब बंगाल के गवर्नर जनरल को 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा संपूर्ण ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि अब जो भारत का गवर्नर जनरल है वो संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए किसी भी कार्य के लिए एक ही बजट बनाएगा, अर्थात वन नेशन वन बजट। तो यहाँ हम देख सकते हैं गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट बनाने का अधिकार दिया गया। आगे देखें, इस अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया तथा दास प्रथा का हम उन्मूलन देखते हैं तो 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के तहत ही जिस प्रकार पहले सती प्रथा का उन्मूलन किया गया लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा, उसी प्रकार लॉर्ड एलन बरो के समय में 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। मतलब अब भारत में इंसानों को, महिलाओं को, पुरुषों को खरीदने बेचने पर सख्त रोक होगी। एक प्रकार से हम देखें तो भारत में मानव अधिकारों का सम्मान किया जाने लगा और इसी के तहत दास प्रथा का उन्मूलन किया गया लॉर्ड एलन बरो के द्वारा। आगे आप देखेंगे कि इस अधिनियम के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। अब यदि हम देखें कि ओवरऑल थ्योरी क्या निकलती है 1833 की, चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट आपका जो अंतिम चार्टर्ड है 1833 का चार्टर, इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि अपने निजी क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी यदि ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठावान बने रहती है तो वह निश्चित सीमा में बंधे बिना
राजस्व के अधिकार प्राप्त कर सकेगी, बल्कि यह अधिकार तब तक के लिए प्रदान कर दिए गए जब तक कि ब्रिटिश संसद कुछ नया निर्देश जारी न कर दे। इस प्रकार 1853 का जो अंतिम चार्टर्ड अधिनियम था उसमें कई सारे बदलाव किए गए और संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अलग महत्व रखता है, क्योंकि 1853 का यह जो चार्टर्ड अधिनियम था इसे सेलेक्ट कमेटी के आधार पर बनाया गया था, और सेलेक्ट कमेटी के आधार पर बनाए जाने के कारण इसे सेलेक्ट कमेटी का चार्टर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। अब इसके प्रावधान हम देखते हैं। प्रथम प्रावधान आप देखें, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को विभक्त कर दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल जो भारत का सर्वोपरि है उसके विधायी और प्रशासनिक कार्य विभक्त कर दिए गए, तथा गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में भारत के सदस्यों को प्रथम बार चुना गया। मतलब प्रथम बार स्थानीय स्तर पर नेतृत्व के लिए भारत के लोगों को गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में शामिल किया गया। तो यहाँ आप देखें, इसके तहत परिषद में 6 नवीन पार्षदों को चुना गया। नवीन पार्षदों का चुनाव मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और आगरा की प्रांतीय सरकारों के द्वारा किया गया। इस तरह गवर्नर जनरल की नवीन विधान परिषद का गठन किया गया। इसे भारतीय विधान परिषद कहा गया क्योंकि इसमें भारतीयों का पहली बार स्थान था, पहली बार भारतीयों को इसमें शामिल किया गया था। अब यहाँ आप देखें, इसने छोटी संसद की तरह कार्य किया, क्योंकि जब भारतीयों को शामिल किया गया तो यह जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की विधायी परिषद थी, इस विधायी परिषद ने ब्रिटिश संसद के तरह कार्य करना चालू किया, इसीलिए इसे छोटी संसद भी कहा गया है। ये याद रखिएगा, इसलिए इसे छोटी संसद भी कहा गया है, छोटी संसद भी कहा गया है। और इसने छोटी संसद की तरह कार्य करना प्रारंभ किया। इस तरह भारतीय संविधान या विधान के विकास में पहली बार विधायी का शब्द परिचित होता है। ठीक है, आगे देखें, इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ किया गया। इसके लिए सन 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले, जिसका मैंने अभी आपको बताया था लास्ट 1833 के चार्टर अधिनियम में, कि इसके लिए मैकाले की शिक्षा पद्धति को इंट्रोड्यूस किया गया, या लॉर्ड मैकाले को समिति का गठन किया गया और उसने अपनी रिपोर्ट दी कि किस प्रकार भारत में एजुकेशन सिस्टम हो। वहीं इसके लिए आयु 18 से 23 वर्ष तक रखी गई, अर्थात 23 वर्ष अधिकतम आयु थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि आज की स्थिति में 40 वर्ष की आयु में भी हम कहते हैं कि सिविल सर्विसेज में अटेम्प्ट कम है, किंतु उस समय 18 से 23 वर्ष की कुल आयु थी। उसी आयु में यदि आप क्वालिफाइड नहीं करते तो आप ओवर एज कहलाते। आगे देखें, इस अधिनियम के द्वारा सन 1833 में शामिल किए गए विधान परिषद के चौथे सदस्य के रूप में जो विधि सदस्य होता था, जिसे लॉर्ड मैकाले के रूप में हमने स्वीकार किया था, जो विधि सदस्य बन के आए थे 1833 के चार्टर नियम के तहत, क्योंकि उससे पहले 3 सदस्य थे पिट्स इंडिया एक्ट के तहत काउंसलिंग में, फिर 4 हुए और 4 में चौथा सदस्य विधि था जो लॉर्ड मैकाले बने थे। तो चौथे सदस्य को, वायसराय की कार्यकारिणी के चौथे सदस्य को वोट देने का अधिकार नहीं था, किंतु 1853 के चार्टर अधिनियम ने उस चौथे सदस्य को भी मतदान देने का अधिकार प्रदान किया। इसलिए सन 1853 में उसके लिए यह प्रावधान किया गया कि अब वह विधि सदस्य भी मत दे सकता था। चार्टर्ड एक्ट 1853 के अनुसार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 सदस्यों को सम्राट के द्वारा मनोनीत किया जाना था। वहीं कंपनी में नियुक्तियों के मामले में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के संरक्षण को समाप्त कर दिया गया। मतलब अब जितने भी सिविल सर्वेंट ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में
डिप्यूटेट करेगी, मतलब जितने भी सिविल सर्वेंट भारत इंग्लैंड से आएंगे, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे नहीं मनोनीत करेगी, या ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारक या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यह नहीं बोलेंगे कि इसे भारत में गवर्नर बना के भेजो, इसे कैप्टन, इसे कमांडर। ये पूरे निर्णय ब्रिटिश संसद लेगी, और ब्रिटिश संसद में भी वो लोग होंगे जो खुद सम्राट के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो 24वें संख्या 18 कर दी गई, 18 में भी 6 सदस्य सम्राट के द्वारा मनोनीत होंगे, बाकी सदस्य ब्रिटिश काउंसिलिंग के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के संरक्षण को समाप्त कर दिया गया। अब यदि हम कंक्लूजन के तौर पे देखें तो अंत में इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कमजोर किया गया तथा ताज के प्रभाव को भारतीय प्रशासन में स्थापित करने का प्रयास किया गया। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और कार्यकारी शक्तियों को भी अलग किया गया। 1853 के चार्टर्ड एक्ट ने भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत को एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में चिन्हित किया।